जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मैथ मुखिया पर। स्वागत है आपका मैथ मैथ प्रैक्टिस सेशन में। आज हम मैथ का दूसरा सेशन लेकर आए हैं। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि जब किसी संख्या में 47.1/2% की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं। देखिए ग्रुप डी में पूछा भी गया है। इसके ऑप्शन है 700, 500, 600 और 400। जब इस तरह के प्रश्न आए परसेंटेज में वृद्धि करता है तो आपसे मूल संख्या पूछेगा या परिवर्तन संख्या पूछेगा। इस तरह के प्रश्न आते हैं तो कैसे बनाते हैं आइए हम आपको बताते हैं। कह रहा है कितने का वृद्धि हुआ है, तो कह रहा है दोस्तों 47 सही 1/2% का। इसको हम फ्रैक्शन में भिन्न में बदल देंगे तो यानी कि 2 से गुणा हो जाएगा। 47 दूना के 94, एक यानी कि हो जाएगा 95/2। ये परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 से गुणा हो जाता है। अब इसको काट कर छोटा भी कर सकते हैं। 5 से काटेंगे तो 19 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 40 बार में। अब आपको देखना है कि कह रहा है कि इतने परसेंट की वृद्धि होती है तो परिणाम इतना, यानी कि समझिए कि 40 था और ही 19 जोड़ देंगे तो 40 में जैसे और 19 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 59। इसी यानी कि 19 वृद्धि कर रहा है, इसी 19 को वृद्धि में परसेंटेज में बोल रहा है। यानी कि 40 में 47 से 1/2% की वृद्धि करें या 19 संख्या में 19 की वृद्धि करें, बात सेम है। तो जैसे 40 था यानी कि नीचे की संख्या मूल संख्या होती है, तो नीचे 40 था यानी कि 19 बढ़ा दिया तो हो गया है 59। तो हमारे हिसाब से 59 बड़ा है, 59 बड़ा है यानी कि 40 में जोड़ दिए तो 59। ये कह रहा है कि नहीं बड़ा है 559। देखिए 590, तो इससे काट देंगे तो एक का मान आ जाएगा 10। 59 एक कम 59 यानी कि एक का मान आ जाएगा 10। आपसे पूछा गया तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या का तात्पर्य है वास्तविक संख्या। जो नीचे वाली संख्या होती है इसी को वास्तविक संख्या बोलते हैं या रियल नंबर बोलते हैं। यही वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। तो एक का मान 10 है तो ये नीचे का 40 है। इसमें दिया कि जैसे 10 का गुणा कर देंगे तो 40 दाह में आ जाएगा 400। यही आपकी मूल संख्या या वास्तविक संख्या है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपके प्रतिशत से ही है, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रहा होगा। दूसरा प्रश्न है यदि एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 30% घटा दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ऐसे तो क्वेश्चन को ए बी रूल से लगा सकते हैं या रेशियो से बनाकर लगा सकते हैं। कई तरीके हैं लगाने के, लेकिन जो सबसे परफेक्ट है मैं वो आपको बताऊंगा। अंतिम में क्षेत्रफल पूछा है यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 2D वाला सिस्टम है। तो हम कैसे लगाएंगे, पहले आपको मान लेना है कि हमारे पास 100 था, यानी कि जो भी उसका यानी अपने आप में 100% था। आपको इतना मान लेना है। फिर कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हुआ है तो आप लिखिएगा 120 इंटू में। फिर कह रहा है कि उसके ऊंचाई में 30% घटा दी जाए तो 100 में से 30 घटा देंगे तो बचेगा 70। एक बार 100 से भाग कर दीजिएगा, आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 10 से 10, 10 से 10, 12 सत्ते 84, 84%। पहले 100% था, अब 84% हो गया है। बताइए कितने प्रतिशत की कमी आई है, तो कहेंगे सर 100% से 84% हो गया है, यानी कि 16% की कमी आई है। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन है 20%, 16%, 14%, 23%। तो इसका सही आंसर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा 16%। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आयतन पूछता तो एक बार और गुणा करते, 3 डाटा देता, एक बार और गुणा करते, नीचे एक बार और 100 से हम करते भाग कर देते। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लाभ हानि से। अक्सर ऐसे प्रश्न बनते हैं पेपर में कि 40 दर्जन केले 1440 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। लाभ होता है 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन केले कितने रुपए में बेचने चाहिए। ऑप्शन है 720, 1560, 936, 780 रुपए। अक्सर ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं। आइए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले आपको ऊपर प्राइस लिखना है,
यानी प्राइस का मतलब कि मूल्य। इधर इक्वल में भी आपको ऊपर प्राइस लिखना है, नीचे जितना दर्जन बेचा है और कितना का लाभ चाहता है नीचे उसको लिखते हैं। आप देखिए पहले में दे दिया कि 40 दर्जन केले हैं, तो 40 दर्जन केले इंटू तो इंटू कर दीजिएगा। कह रहा है कि 40 दर्जन केले 1440 रुपए में बेचने पर, यानी पहला प्राइस दे दिया है 1440 रुपए, यानी 1440 रुपए का 40 दर्जन केला बेचता है तो उसको 20% का लाभ, लाभ होगा तो 100 में जोड़कर, हानि होगा तो 100 में से घटाकर, 20% का लाभ होता है तो 120 लिख दीजिए। और दूसरा वाला का प्राइस पूछा है और कितना दर्जन और कितना परसेंट का लाभ चाहता है ये दे दिया है। देखिए कि 20 दर्जन केले बेचने से कह रहा है कि 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए 20 दर्जन केले कितने रुपए में बेचे, 30% का लाभ, लाभ है तो 100 में जोड़ दीजिए, 130, 130। इसका पैटर्न यही होता है, ऊपर हमेशा प्राइस को लिखते हैं, नीचे कितना दर्जन बेचा तो कितना का लाभ या हानि हुआ, इक्वल में कितना का बेचा कितना का लाभ या हानि हुआ, बस काट देंगे आंसर आ जाएगा। देख लीजिए 1 2 0 से 1 2 0 बराबर से बराबर कटता है। अब देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 से काट देंगे इसको 12 बार में, 1 0 है तो 1 0 उतार लीजिए। 4 से आप ऐसे काट दीजिए, 2 से काट दीजिए इसको 2 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 6 बार में, 1 0 है। 13 का तिरछा गुणा होगा, 13 6 78 और 1 0 उतार लीजिए और तिरछा गुणा करेंगे तो ये P2 का मान आ जाएगा, यानी प्राइस फर्स्ट 1 था, प्राइस 2 सेकेंड था, यानी कि दूसरे का मूल्य आ जाएगा 780 रुपया। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन डी में दिया है 780 रुपया। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आ गया होगा। इसका पैटर्न होता है प्राइस इन हमेशा मूल्य को ऊपर ही रखते हैं, नीचे कितना दर्जन बेचा कितना लाभ या हानि हुआ, ऊपर प्राइस रखिएगा कितना दर्जन बेचा कितना लाभ या हानि हुआ, इक्वल में रख के काट दीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। या तो पहला मूल्य पूछेगा या तो दूसरा मूल्य पूछेगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 की दर से टाफियां खरीदी, यानी कोई विक्रेता है वो 1 रुपए में 10 की दर से टाफियां खरीदा और 25% का लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितनी टाफियां बेचनी चाहिए। ऑप्शन है 10, 6, 5, 8। वैसे तो हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में ऊपर मूल्य रखिए, कितना तो कह रहा है 1 रुपया में 10 की दर से, 1 रुपया में 10 की दर से वो कह रहा है कि खरीदता है। और जब भी अंतिम में पढ़िएगा कि वो चाह क्या रहा है, बेचना चाहता है या खरीदना चाहता है, यानी आपसे सीपी पूछ रहा है कि एसपी पूछ रहा है, ये आप पता कर लीजिए। तो क्वेश्चन कर रहा है कि 1 रुपया में कितना टाफियां बेचनी चाहिए कि उसे 25% का लाभ हो। बेचनी चाहिए यानी कि बेचने को हम इंग्लिश में एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। एसपी का नियम होता है कि 100 हमेशा, एसपी में 100 हमेशा नीचे रहता है, तो 25% का लाभ चाहिए तो गुणा में रखिएगा कि 25% का लाभ यानी कि 100 में जोड़ दीजिएगा 125, इसका परसेंटेज हटेगा नीचे 100। आपको हमेशा माइंड में रखना है जब भी एसपी पूछेगा तो 100 नीचे रहता है, लाभ यानी ऊपर रखते हैं। ऊपर हमेशा पैसा कितना का रेट से खरीदा, 1 रुपया में 10 के रेट से खरीदा, 25% का लाभ चाह रहा था, 125% हटा 100, इसी को काट देंगे और इसका फॉर्मेट भी इसी रूप में आएगा कि 1 रुपया में कितना बेचेगा। काट दीजिए, इसको काट दीजिए, देखिए 25 5 125, 25 चौके 100, 5 से काट देंगे 2 बार में और 2 का इधर गुणा कर देंगे, 2 चौके 8, यानी 1 रुपया में 8 की दर से वो बेचेगा। यानी कि 1 रुपया में 10 की दर से खरीद कर लाया था और 1 रुपया में 8 की दर से बेचेगा तो उसको 25% का लाभ होगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सीपी में 100 हमेशा नीचे रहता है, सॉरी एसपी में 100 हमेशा नीचे रहता है, और जब सीपी निकालने की बात करता है तो यही 100 ऊपर चला जाता है। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके रेलवे ग्रुप डी का, जैसा कि दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। यदि 10% और 12% की 2 क्रमिक छूट दी जाती हैं तो कुल दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अक्सर ऐसे प्रश्न में समतुल्य बट्टा इसको बोलते हैं, एकल बट्टा बोलते हैं, या दोनों छूट किस एकल छूट के बराबर है, इसके अलग अलग लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का तात्पर्य है कि आपसे एकल बट्टा पूछा है, कह रहा है कि 10% और 20%, सॉरी 12%,
इसका एकल बट्टे क्या होगा, ऑप्शन देख सकते हैं 21.4%, 20.8%, 23.2%, 22.02%। ये ऑप्शन है डायरेक्ट। एकल बट्टा का नियम होता है A+B माइनस A इंटू बी बटे का 100। इसी पे रख दीजिएगा, एकल बट्टा आपका निकल के चला आएगा। ए का तात्पर्य है पहला डाटा, बी का तात्पर्य है दूसरा डाटा। तो इसको पहले जोड़ लीजिए, तो 12 10 जोड़िएगा तो 22 हो जाएगा, माइनस कर दीजिएगा गुणा करके, तो 10 इंटू 12 बटे का 100 होता है। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिएगा, ये तो 22 है, माइनस गुणा करेंगे तो ये तो 12। और जब भी 10 से भाग दिया जाता है तो एक स्थान से दशमलव लगा देंगे। अब 22 में से 1.2 घटाइए, तो 22 में से 1.2 घटाएंगे तो आपका आएगा 20.8%। जब भी याद रखिएगा दशमलव के बाद कोई संख्या घटाई जाती है तो एक नहीं घटाई जाती है, 2 घटाई जाती है। तो 20 में से 2 घटाएंगे, कहेंगे 20। कितना एक्स्ट्रा घटा दिए से, तो 0.8 तो 0.8 जोड़ देंगे, यानी 20.8 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, अर्थात एकल बट्टा हो जाएगा। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि एकल बट्टा वाला भी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज से, एनटीपीसी सीबीटी 2 का प्रश्न है कि एक धनराशि को R% वार्षिक, यानी कि R% का मतलब यहाँ से रेट है। रेट को हमेशा परसेंटेज में ही दर्शाया जाता है, या तो साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो। तो एक धनराशि को R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया था। यदि ब्याज की दर R+2%, यानी कि जो पहले ब्याज था उसमें 2% और ब्याज बढ़ा दिया जाता है, उसी को लिखा है R+2% होती तो उसे 84 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। आपसे मूलधन पूछा है। ऐसे तो लगाने की इसको कई तरीके हैं, लेकिन जो सबसे परफेक्ट है मैं आपको बता रहा हूं। अब बताइए 3 साल के लिए कर रहे निवेश किया है, लेकिन रेट कितना R+2% बढ़ा दिया, यानी कि पहले जो रेट था 2% और बढ़ा दिया है। तो 2% और बढ़ा दिया है तो 3 साल में कितना बढ़ जाएगा, तो कहेंगे सर 2% एक्स्ट्रा बढ़ गया और 3 साल के लिए बढ़ा है, तो 2 का 3 में गुणा हो जाएगा। 3 साल के लिए तो बढ़ा है, 3 साल के लिए है और 2% बढ़ गया है, तो 2 का 3 में गुणा कर देंगे तो 2 तिहाई 6%। कहेंगे कि 3 साल में ब्याज 6% बढ़ जाएगा। तो जब ब्याज 3 साल में 6% बढ़ जाएगा, वो पैसा में कह रहा है नहीं 84 रुपये बढ़ा है। देखिए प्रश्न में दिया है 84 रुपया बढ़ गया है। परसेंटेज इधर से हटाएंगे तो गुणे में इधर 100 लग जाता है, और 6 से इसको काट देंगे तो 14 बार में, और 14 का 100 में गुणा कर देंगे 1400। ये डायरेक्ट आपका निकल के आ जाता है मूलधन। तो मूलधन जब भी पूछेगा तो आप ऐसे ही निकालेंगे इस तरह के प्रश्न में। चाहे तो इसको साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय बटे 100 उस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन जब भी R% बढ़ाता है या घटाता है तो इस तरह क्वेश्चन को बनाना एक लाइन में बिल्कुल आसान हो जाता है। ये 3 साल में, एक साल में 2% रेट एक्स्ट्रा बढ़ता है तो 3 साल में 6% बढ़ जाएगा। यही 6% का मान दिया था 84, परसेंटेज हटाते इधर 100 लग जाता है, काट देंगे डायरेक्ट मूलधन आ जाएगा 1400। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई धनराशि 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वो अपनी राशि का 256 गुना हो जाएगा। ऑप्शन है 24 वर्ष, 28 वर्ष, 22 वर्ष, 26 वर्ष। इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं तो लगाने के तमाम तरीके हैं, लेकिन जो सबसे परफेक्ट है मैं उसको आपको बताऊंगा। एक तरफ आपको लिख देना है वर्ष, एक तरफ आपको लिखना है गुना। कितने वर्ष में कितना गुना हो जाता है, बस। पहले देखिए कह रहा है कोई राशि 3 वर्षों में 2 गुना, 3 वर्षों में हो जा रहा है 2 गुना। फिर कह रहा है कि वो राशि कितने वर्षों में, यानी कि वर्ष पूछा है, कितने वर्षों में 256 गुना हो जाएगा। जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो कैसे आसानी से लगाते हैं। इस 56 को 2 के, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 लिखने का प्रयास करें। 2 के पावर कितना घात लिखेंगे कि 256 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। 2 का हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 दूना के 4, 8, 16, 32। 2 के पावर 8 भी आप लिखेंगे, 2 के पावर 8 लिखें या 56 लिखें, ये बात इक्वल है।
इसका मतलब ये कहता है कि ऊपर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए बस। अब इसके ऊपर कोई घात नहीं, ध्यान से देखिए 56 की जगह हम लिख सकते हैं 2 के पावर 8, बस आंसर आ गया। जब भी 2 के पावर कुछ नहीं था घाते 1 होता है। देखिए 1 इकाई क गुना है तो कहेंगे सर 1 इकाई 3 गुना है, 1 इकाई 3 गुना है ना, तो आप इसका भी देखिए 2 के पावर 8 किए तो 8 का भी 3 गुना करेंगे तो 8 तरीके 24, 24 वर्षों में वह धनराशि अपने आप का 256 गुना हो जाएगा। आइए एक बार फिर से समझा देते हैं। कोई धनराशि 3 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ठीक है, तो कह रहे 256 गुना कितने वर्षों में। तो इसका फंडा होता है कि अगर यहाँ पे 2 है तो इसी 2 के में ही इसको तोड़ना है, तो 2 के पावर कितना घात रखें कि आपस में गुणा करें तो 256 आ जाए, तो 2 के पावर हम 8 रखेंगे तो 256 के बराबर है। अब देखिए 2 के पावर कोई घात नहीं तो घात हमेशा 1 होता है। 1 का देखिएगा 3 क गुना है तो कहेंगे सर इसका 3 गुना है। देखिए 1 तिहाई 3, अगर इसका 3 गुना है तो आप जो घात है उसका भी आप 3 गुना करेंगे। अगर ऊपर 4 गुना रहता तो हम नीचे 4 गुना करते, तो 8 का जैसे हम 3 गुना करेंगे 8 तरीके 24, 24 वर्ष में 256 गुना हो जाएगा। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 24 वर्ष। आशा करते हैं कि गुना वाला भी प्रश्न आप सीख चुके होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 12, 24 और 45 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ये बिल्कुल आसान है लेकिन ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन। चतुर्थानुपाती का मतलब जो 4 संख्या है वो एक रेशियो में ही होना चाहिए ये चीज। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो ऑप्शन दिया 12, 24 और 45 और कोई संख्या होगा, कह रहा है कि इनको एक रेशियो में बनाना है, तो आप एक लाइन में आंसर दे। ये देखिएगा किस रेशियो में, काट दीजिए पहली दूसरी को, तो 12 कम 12, 12 दूना के 24। अगर इनका अनुपात 1:2 है तो ये तीसरी और चौथी का जो भी पूछा है इसका अनुपात भी 1:2 होना चाहिए, तो काट देंगे। यहाँ खाली प्रश्नवाचक जगह पर अगर 90 रखते हैं तभी तो आएगा। 45 से कम 45, अब 45 दूना 90। अगर पहली दूसरी का रेशियो 1:2 है तो तीसरी और चौथी की भी रेशियो 1:2 होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं समानुपात। तो यानी खाली स्थान की जगह पर क्या होगा 90 होगा, 90 रखेंगे तभी देखिए रेशियो 1:2 में है, वो भी रेशियो 1 और 2 में ही आएगा। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक टेस्ट पेपर में सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का जुर्माना होता है। एक छात्र जो 76 प्रश्नों का प्रयास करता है उसे 144 अंक प्राप्त होते हैं। विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सही किए। इस तरह के प्रश्न अक्सर लोग एलिगेशन से लगाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है उसे मैं आपको सिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखिए कोई लड़का है वो सही प्रश्न करता है तो उसको 3 नंबर मिलते हैं, 3 नंबर। लेकिन वो प्रश्न जब गलत कर देता है तो उसको 1 नंबर काट लिए जाते हैं। लिखा होगा 3 अंक मिलते हैं, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का जुर्माना, 1 अंक काट लिए जाते हैं। उस लड़के ने 76 प्रश्न प्रयास किए यानी करता है और उसको टोटल नंबर जो मिले हैं उसको जो नंबर मिले 144 नंबर उसको मिले हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने प्रश्नों का उसने सही जवाब दिया। ऐसे प्रश्नों को सबसे अच्छा तरीका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप बताइए अगर 76 प्रश्न उसने हल किया, अगर सही सब 76 क्वेश्चनों का उसने सही जवाब देता है तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 3 के हिसाब से देखा जाए तो 3 छक्का 18, 3 सते 21, 1 22, उसको नंबर मिलने चाहिए से 228, लेकिन मिला कितना है 144। कितना काटा, कहेंगे सर 144 घटा लीजिए, तो 8 में से 4 जाए 4, 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ पे खत्म। यानी कि देखा जाए तो उसके 84 नंबर कट गए हैं। 84 नंबर जो कटे हैं तो याद रखिए कब कटे हैं, जब कटे हैं अगर उसने सही प्रश्न का जवाब देता है तो 3 नंबर मिलता है, लेकिन गलत जवाब देता है तो 1 नंबर कट जाता है। लेकिन बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। याद रखिएगा आपने जैसे एक प्रश्न गलत किया तो जो 3 नंबर सही के मिलने वाले हैं वो तो कट ही जाते हैं और 1 नंबर और ही कट जाते हैं, यानी टोटल जो आपके नंबर कटते हैं इन दोनों को जोड़कर यानी आपके 4 नंबर कट जाते हैं। यानी एक प्रश्न आप गलत करते हैं तो जो सही के नंबर मिलने वाले हैं 3 नंबर वो तो कटबे करता है और जो गलत का कटता है वो भी कट जाता है। टोटल कितना कटता है 4। अगर 76 प्रश्न सही करता तो उसके नंबर आने चाहिए 228, लेकिन आया 144। कितना कटा है,
कहेंगे सर 84 नंबर कटा है, 84 नंबर कटा है, आई टोटल जोड़ लीजिएगा, 3 1 4, 4 से इसमें भाग कर देंगे तो 4 दूना के 8, 4 1 कम 4, यानी उन्होंने 21 क्वेश्चन का जवाब गलत दिया था। 21 क्वेश्चन, अगर गलत की संख्या पूछता तो हम बता देते कि 21 प्रश्न गलत किए, लेकिन पूछा था सही प्रश्न कितने किए, तो 76 टोटल अटेम्प्ट किया था, 21 को गलत है घटा लीजिए, 6 में से 1 जाएगा 5 और 7 में से 2 जाएगा 5, यानी 55 प्रश्न जो थे प्रश्न इन्होंने सही किए। तो सही की संख्या 55 है। ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एक लड़का है, सही प्रश्न करने के 3 नंबर, गलत करता है 1 नंबर काट लिए जाते हैं। लड़का 76 प्रश्न करने का प्रयास करता है, अगर 76 प्रश्न हमारे हिसाब से सही कर देता है तो एक क्वेश्चन का 3 नंबर मिलता है। 3 नंबर के हिसाब से उसको नंबर मिलने चाहिए 228, लेकिन उसको नंबर मिलता है 144 नंबर मिलता है। तो 228 में से 144 नंबर हमने घटा लिया ताकि पता चले उसका कितना नंबर कटा है। तो 228 में से 144 नंबर जब घटा लेते हैं तो उसका 84 नंबर कट जाता है। तो 84 नंबर जो कटा है तो हम यहाँ से देखेंगे कि अगर लड़का एक क्वेश्चन गलत करता है तो सही नंबर के 3 नंबर तो कटता है, एक गलत का भी कट जाता है, तो टोटल 3 है, 4 नंबर कट जाता है। 4 से हमने भाग दे दिया, पता चल गया कि टोटल कितने प्रश्न गलत किया था। गलत की संख्या पूछता तो 21, टोटल तब पूछा था कितना सही प्रश्न है, टोटल 76 प्रश्न अटेम्प्ट किया था, 76 में से 21 घटा देंगे, 55 प्रश्न इन्होंने सही किया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऐसे तो ये ऐसे प्रश्न औसत में अक्सर देखे जाते हैं। एक बल्लेबाज ने अपनी 15वीं पारी में 84 रन बनाए, जिससे उसके प्रति पारी औसत स्कोर में 4 रन का सुधार हुआ। सुधार का मतलब होता है वृद्धि हुआ, 4 रन का सुधार हुआ। 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर क्या है? ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा, इसको बोलते हैं पारी पर आधारित प्रश्न, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सबसे बेस्ट तरीका क्या है आइए बताते हैं। पहले देख लीजिए चौथा पारी का रन आपके पेपर में दिया है, तो 12वीं पारी का रन दे दिया है 84 रन। जितना पारी का रन दे दिया रहेगा उससे हमेशा एक कम लेना है, हमेशा क्या करना है, एक कम लेना है। तो 12वीं पारी से एक कम लेंगे तो आएगा 11। अब देखिएगा कितने पारी का सुधार होता है, कितने रन का, तो 4 रन का। देखिए दिया होगा आपके पेपर में 4, तो 4 से गुणा कर दीजिएगा, 11 चौके 44। याद रखिएगा इसका नियम होता है, सुधार हुआ है अर्थात वृद्धि हुआ तो इसमें से घटा दीजिएगा, अब कमी आएगा तो जोड़ देना है, उल्टा करना है। क्या करना है, चौथा पारी का रन दिया रहेगा उससे कम ले लेना है, जितना रन वृद्धि या कमी हो उसका गुणा कर देना है, 11 चौके 44। इसमें सुधार का मतलब यहाँ तात्पर्य है वृद्धि से। अगर वृद्धि आपसे पूछेगा कि वृद्धि कितना का हुआ है तो वृद्धि में आप घटा देंगे, और कमी जब कहेगा तो कमी में आप जोड़ देंगे, ये नियम चलता है। तो यहाँ पे सुधार का मतलब क्या है, वृद्धि हुआ है तो घटा दीजिए, 4 में से 4 जा 0, 8 में से 4 जा 40। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 40। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न जब भी अब आए तो आप ऐसे ही बनाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य करने के लिए 2800 रुपये मिलता है, तो ए का हिस्सा कितना है? आइए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले ए और बी की आप क्षमता निकाल लें। ए है और बी है, इतना है। ए किसी कार्य को करता है 30 दिन में, बी उसको करता है 40 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 120। इनका एलसीएम होता है टोटल वर्क, तो टोटल वर्क पूछेगा तो कितना 120। 30 से भाग करेंगे 4 बार में, 4 से भाग करेंगे 3 दिन में। ये जो आता है ये क्या आता है, उनकी क्षमता आता है, यानी ए की क्षमता 4 है, बी की क्षमता 3 है। यानी कह सकते हैं ए एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। आप क्षमता के हिसाब से पेमेंट को बांटते हैं, तो हमारे हिसाब से ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना, 4 3 7 क्षमता में यानी 7 यूनिट काम करेंगे, और क्षमता के बराबर, इनके क्षमता के बराबर ही हम पेमेंट को बांटते हैं। तो कितना रुपये बांटना है, तो हमारे हिसाब से क्षमता में 7 काम कर रहे हैं, अब पैसा में कर रहे हैं, इन लोग के बीच 2800 रुपया बांटना है। पेपर में दिया है, 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, एक का मान आ जाएगा 400,
जिसका पूछा है उसके रेशियो में गुणा कर दीजिए। तो ए का हिस्सा पूछा है, अरे भाई ए जितने क्षमते के हिसाब से पैसा पाएगा, ए का मान 400, ए का पूछा, ए का रेशियो 4 है, 400 में गुणा कर देंगे तो 4 चौके 1600, यानी ए का हिस्सा जो होगा 1600 होगा। ऑप्शन देखें सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके क्षमता के रेशियो में ही गुणा कीजिए, क्योंकि पैसा आपके क्षमता के हिसाब से मिलता है, क्योंकि एक दिन में 4 यूनिट काम करता है इसलिए 1600, बी का पूछता है तो 4 तिहाई 1200 रुपया हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है, यानी 48 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर दे रही, तो दूरी कितना गई? कहेंगे सर दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। तो उसकी चाल है 48 किलोमीटर, 10 घंटे में पूरी की, तो दूरी हो जाएगा 48 दामे 480 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है 480 किलोमीटर। तो कह रहा है यही दूरी को 8 घंटे में पूरा करने के लिए उस रेलगाड़ी की चाल कितना होना चाहिए? चाल पूछा है चाल, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है। दूरी कितना है? कहेंगे सर 480, इसको कितने घंटे में तय करना है? 8 घंटे में। 8 से काट देंगे, 8 6 48, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा उस रेलगाड़ी की चाल होगी, तो 8 घंटे में 480 किलोमीटर दूरी तय हो जाएगी। आशा करते हैं तो सिंपल क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है कि एक नाव 10 घंटों में धारा के दिशा में 100 किलोमीटर चल पाती है और धारा के विरुद्ध यानी विपरीत 15 घंटों में 75 किलोमीटर चलती है, तो धारा की गति कितनी है? ऑप्शन है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए इसको बनाते हैं। जब भी या तो आपको नाव की चाल पूछेगा या धारा की चाल पूछेगा, तो यहाँ पे अनुकूल चाल, यानी कि उसमें दिया है देखिए अनुकूल, अनुकूल चाल हम निकाल लेते हैं। अनुकूल चाल कैसे निकलता है? तो अनुकूल चाल पहले कह रहा है कि 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में जा रहा है। अच्छा कोई नाव है 100 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में जा रही है, तो उसकी चाल कितना होगा? तो काट देंगे 10 दामे 100, यानी उसकी चाल होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगा तभी तो 10 घंटे लगते हैं 100 किलोमीटर जाने में। ये इसके निकल गए अनुकूल चाल। फिर कह रहा है वही नाव वापस आती है, यानी कि प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रतिकूल आती है। तो कह रहा है कि प्रतिकूल आती है, प्रतिकूल कोई दूसरी नाव है, प्रतिकूल कह रहा है कि 75 किलोमीटर दूरी 15 घंटे में। अब देखिए प्रतिकूल दूरी 75 किलोमीटर दूरी 15 घंटे में, तो प्रतिकूल चाल कितना होगा नाव का? तो कहेंगे 15 × 75, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह के प्रश्न में अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकाल लें। और जब भी धारा की चाल पूछे, धारा की चाल, तो आपको अनुकूल चाल में से, यानी ए से लिखता हूं मैं, अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल घटा के 2 से भाग कर दीजिएगा। और जब भी नाव की चाल कभी आपसे पूछे, तो अनुकूल चाल में प्रतिकूल चाल जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो नाव की चाल आ जाएगा। इसमें पूछा है धारा की चाल, तो धारा की चाल में अनुकूल चाल में से प्रतिकूल चाल घटाकर 2 से भाग। अनुकूल चाल कितना? 10, प्रतिकूल चाल कितना? 5, तो 10 में से 5 जाए 5, घटाकर 2 से जैसे भाग करेंगे तो आएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो सरिता या धारा की चाल है। अगर नाव का पूछता तो जोड़ देते 10 5 15, 2 से भाग कर देते हैं 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाता। आशा करते हैं कि सारे प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।